Okay, let's move on to property number 7 related to region of convergence. Now, before I talk about property number 7, just to summarize previous properties, हमने 4 different type of signals के region of convergence के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया है। और वो अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि हमारा सिग्नल फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हो सकता है, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, फिर हमने डिस्कस किया लेफ्ट साइडेड सिग्नल की हमने बात की, फिर हमने राइट साइडेड सिग्नल की बात की, एंड फाइनली हमने टू साइडेड सिग्नल, जिसको आप कह सकते हैं इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट ड्यूरेशन। So almost all signals with respect to time, जितने भी signals हैं, they will always be one of these 4 categories: finite duration signal, left-sided signal, right-sided signal, and two-sided signal. और what we have learned about ROC के अगर इन 4 signals का Laplace transform exist करता है, तो इनका region of convergence के बारे में हमने क्या पढ़ लिया कि फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल के लिए जो आरओसी होगा वो इंटायर एस प्लेन होगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? इंटायर एस प्लेन। ये ऑलरेडी हम मे बी आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 हम जो पढ़ चुके हैं उसमें लिखा हुआ है। लेफ्ट साइडेड सिग्नल के बारे में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में लिखा हुआ था कि रियल पार्ट ऑफ एस लेस देन सम वैल्यू जिसको हम सिग्मा नॉट कहते हैं। और इसको फिर हम इस तरह भी कहते हैं कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो लेफ्ट हाफ प्लेन होगा, लेफ्ट हाफ प्लेन, बिकॉज रियल पार्ट ऑफ एस की जितनी भी वैल्यू सिग्मा नॉट से कम होंगी वो इसके आरओसी में शामिल होंगी। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट लेफ्ट हाफ प्लेन शामिल हो जाएगी। राइट साइडेड सिग्नल के आरओसी की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ ली है कि इसका आरओसी हमेशा क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन सम नंबर सिग्मा नॉट, और इसको फिर हम कह देते हैं राइट हाफ प्लेन। राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी क्या होगा? इट विल बी राइट हाफ प्लेन, ठीक है। और फाइनली टू साइडेड सिग्नल के बारे में हमने क्या कहा हुआ है कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? इट विल बी अ स्ट्रिप, it will be a strip. So this is just a summary of the properties जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ये जो मैंने 2 न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ प्लेन, इफ रिमेंबर कि अगर आपके पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस तरह का हो तो ये एस प्लेन है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि सिग्मा की नॉट की वैल्यू क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा नॉट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, इट डजंट मैटर। तो लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि ये है सिग्मा नॉट। इसका मतलब है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? इट विल बी ऑल ऑफ द वैल्यूज लेस देन दिस। तो इसका मतलब है कि ये पूरा अगर आप देखें एस प्लेन का ऑलमोस्ट हाफ, कौन सा प्लेन? लेफ्ट हाफ प्लेन इसके आरओसी में शामिल। और जब आप राइट साइडेड सिग्नल की बात करते हैं तो राइट साइडेड सिग्नल के लिए सिग्मा नॉट कहीं भी हो सकता है। लेट्स से कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, इस केस में हमारा जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा इट विल बी ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन दिस, which means all of this value. So again, इसको आप कह सकते हैं कि ये कौन सा प्लेन है? इट इज ऑलमोस्ट राइट हाफ, और इसको आप कह सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट लेफ्ट हाफ। इस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, एस प्लेन की बात। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 7, if the Laplace transform
x of s of x of t is rational, then its region of convergence is bounded by poles, or it extends to infinity. It extends to infinity. In addition, no poles of x of s are contained in the region of convergence. This is property number 7. What is the main point in property number 7? According to this property, अगर तो किसी भी सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप फाइंड करें और वो रैशनल, and you already know about this thing, पिछले लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, let me write it again. It means कि आपके पास x of s जो है इस तरह, some numerator polynomial as a function of s and divided by some denominator polynomial as a function of s. This is what we call as rational Laplace transform. अगर इस किस्म का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी कि या तो उसकी बाउंड्री पे पोल्स होंगे, और अगर पोल्स नहीं होंगे तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहां तक चला जाएगा? इंफिनिटी तक चला जाएगा। और इसके साथ जो एडिशनल पॉइंट लिखा हुआ है कि नो पोल्स ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म आर कंटेन, वी ऑलरेडी नो, क्योंकि दिस इज कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगी कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, और फिर उस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर हम कह रहे हैं कि पोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वी ऑलरेडी नो कि पोल्स आर बेसिकली रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल जिस पे ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो वो वैल्यूज ऑफ एस जिसके लिए डी 0 हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये तो इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो ही नहीं सकता। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो ऑलरेडी हम बाद में आज भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि दोज वैल्यूज ऑफ एस जिसके लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। अब ये अगर आप देखें, अब तक हम बहुत सी एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं, उनको अगर आप एक दफा दोबारा से देख भी लें, वहां पे भी आपको नजर आएगा कि जब हम रीजन ऑफ कन्वर्जन जितने भी हमने किए हैं उनमें आप देखेंगे कि बाउंड्री पे या तो पोल होगा, या अगर पोल नहीं होगा तो वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे चला जाएगा। एज एन एग्जाम्पल अगर आप इसको भी देख लें, ये जो मैं सिग्मा नॉट लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या होगा? ये इसका पोल होगा, यहाँ पे एक पोल होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसकी बाउंड्री पे इस साइड पे पोल है, तो यहाँ पे मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो खत्म हो गया। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, लेफ्ट साइड पे कोई भी पोल नहीं है, एज ए रिजल्ट ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ तक जा रहा है? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। So let's apply this property to some examples so that you get the whole idea. But this is a straightforward property कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बाउंड्री पे या तो पोल होंगे, अगर पोल नहीं होंगे तो फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी तक चला जाए। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल कि हमें एक सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली गिवन है 1 divided by s plus 1 into s plus 2। सो ये हमें गिवन है, इसका अगर हम पोल जीरो प्लॉट बना, इसका मैं पोल जीरो प्लॉट बनाना चाहता हूँ। So this is our S plane, this is real axis, imaginary axis। तो जो में लेप्लास ट्रांसफॉर्म की एक्सप्रेशन गिवन है उसके हिसाब से इजीली आप देख सकते हैं कि ये हमारा डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, इसके जो रूट्स हैं वो -1 है और -2 है। तो -1 पोल है, उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा,
और एक पोल है कहाँ पे है -2। तो ये मेरे पास पोल जीरो पैटर्न, पोल जीरो प्लॉट और पोल जीरो पैटर्न। अब इसका जो एग्जांपल है उसमें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का हमें नहीं पता। अब इस पोल जीरो प्लॉट को देखते हुए देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हम थ्री डिफरेंट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एसोसिएट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट इसका जब हम एक्स ऑफ एस का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर फाइंड करेंगे एक्स ऑफ टी, इस मतलब है कि तीन पॉसिबल सिग्नल्स हो सकते हैं जिनका ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चेंज और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के हिसाब से हम एक्स ऑफ टी को पेयर फाइंड कर सकते हैं। अब वो तीन पॉसिबल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कौन से हो सकते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो जो पोल जीरो प्लॉट हमें गिवन है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो सकता है रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -1, ठीक है, जिसको मैं ग्राफिकली इस तरह शो करूँ। तो वी विल ड्रॉ a vertical line passing through this pole at -1, and then I will shade this region, all of the values on the right side of this. तो ये मेरे पास region of convergence. Now the question is, अगर इस लेप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ मैं ये वाला रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एसोसिएट करूं, सो एक्स ऑफ टी के बारे में हम क्या कहें अगर इस किस्म का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसके साथ हो? कैन वी से एनीथिंग अबाउट एक्स ऑफ टी? यस, एनीवन? सर राइट हैंडेड सिग्नल होगा। यस, एक्स ऑफ टी इज राइट साइडेड। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई अगर हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को इस तरीके से आइडेंटिफाई करें, ठीक हो गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? आई कैन आल्सो आइडेंटिफाई कि इस लेप्लास ट्रांसफॉर्म का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये भी हो सकता है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? आई विल से केस नंबर 2 में मैं कहूंगा कि अब आर ओ सी के बारे में मैं क्या कहूंगा कि रियल पार्ट ऑफ एस इज लेस देन -2। एंड नाउ व्हाट कैन आई से अबाउट एक्स ऑफ टी? लेफ्ट साइडेड Yes, x सिग्नल। of t must be left side. And what is the other possibility? Other possibility can be that region of convergence is this region between -1 and -2. तो मैं इसको थर्ड केस कह लेता हूँ।
थर्ड केस हमारा क्या हो जाएगा, वी विल से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में मैं क्या कहूँगा कि रियल पार्ट ऑफ एस इज लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन -2। और इसके साथ जो अब सिग्नल होगा उसको हम क्या कहेंगे, किस किस्म का सिग्नल होगा अगर इस तरह का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है? overlapping, sir. नो, Two sided, sir. टू साइडेड। यस, टू साइडेड। टू साइडेड सिग्नल के आरओसी के बारे में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आरओसी ऑफ टू साइडेड सिग्नल इज अ स्ट्रिप। तो ये आपको स्ट्रिप नजर आ रही है। नाउ इफ आई आस्क यू, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी, इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम एसोसिएट कर सकते हैं इस पोल जीरो प्लॉट के साथ? यस, एनीवन? No, sir. No. Yes. These are the only three possibilities of region of convergence. अब इन तीनों रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को अगर आप देखें, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बाउंड्री पे क्या है आपके साथ? अगर आप पहला केस देखें, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को अगर हम देखें, ये यहाँ पे बाउंड हो जाता है। और यहाँ पे क्यों बाउंड हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है? पोल। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इससे आगे नहीं जा सकता। राइट साइड पे अगर आप देखें, क्योंकि वी डोंट हैव एनी पोल, तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहां तक जा रहा है? ये कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लें। इस केस में अगर आप देखें, इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे बाउंड हो रहा है। क्यों बाउंड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक पोल है। लेफ्ट साइड पे इसके कोई पोल नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इंफिनिटी को तक जा रहा है। थर्ड केस में अगर आप देखें, यहाँ पे ये बाउंड हो रहा है। क्यों बाउंड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पोल है। और फिर ये यहाँ पे दोबारा बाउंड हो गया क्योंकि यहाँ पे दूसरा पोल। तो या तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बाउंड्री पे पोल होगा, और पोल नहीं होगा तो वो एक इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर जाएगा। सो दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी नंबर 7 इज ऑल अबाउट। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ। इफ यू रिमेंबर, जब हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म को लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, तो हमने कहा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो जनरल फॉर्म है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और उसके बेस के ऊपर हमने 2 या 3 रिलेशनशिप्स भी आइडेंटिफाई की। और उसके बेस के ऊपर हमने कमेंट किया था कि सम टाइम इट्स पॉसिबल कि किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। और उससे रेलेवेंट फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व। और दूसरी हमने ये भी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई की थी कि किसी भी सिग्नल के लेप्लास ट्रांसफॉर्म से आप उस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर सकते हैं बाय जस्ट रिप्लेसिंग एस बाय जियोमेट्री। अब ये जो 3 पॉसिबल सिग्नल्स हमारे पास हैं, इस एग्जांपल की रेलेवेंस से मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो मैंने 1, 2 और 3 की है, इसका मतलब है कि ये तीनों हमारे पास एक डिफरेंट सिग्नल्स आएंगे। ये डिफरेंट सिग्नल होगा, ये डिफरेंट सिग्नल होगा, ये डिफरेंट सिग्नल। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो 3 डिफरेंट सिग्नल्स हैं जिनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये है, क्या इन तीनों सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये जो 3 डिफरेंट सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं, लेफ्ट साइडेड सिग्नल, राइट साइडेड सिग्नल एंड टू साइडेड सिग्नल, इनमें से कौन से सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगा? इसका आंसर हम दे सकते हैं जी, और अगर दे सकते हैं तो किस तरह? एनीवन? ये हमें कैसे पता चलेगा कि इन 3 पॉसिबल केसेस में किस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा? ये कैसे हमें पता चलेगा? एनी आइडिया?
सर इस थर्ड वाला है क्या सर? किसका? थर्ड वाला है क्या? ये वाला? यस सर। ये किस वजह से आप कह रहे हैं कि इस केस में जो टू साइडेड सिग्नल होगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होगा, किस तरह आपको पता चला? क्योंकि सर ये एक स्ट्रिप है सर, मतलब फाइनाइट है। स्ट्रिप है तो फाइनाइट है? नो जी। कोई और ट्राई करेगा जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो नो वन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज द रिलेशनशिप दैट आई वाज रेफरिंग टू। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में s इक्वल टू j ओमेगा पुट करेंगे तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। नाउ क्या ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा या नहीं होगा? तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में j ओमेगा एक्सिस शामिल है, अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर ये वाली लाइन शामिल है, j ओमेगा एक्सिस, इसका मतलब है कि इन वैल्यूज पे हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा। और जब कन्वर्ज होगा तो जब हम इसको j ओमेगा s को j ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। लेकिन अगर s इक्वल टू j ओमेगा पे ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है कन्वर्ज नहीं होगा। क्यों कन्वर्ज नहीं होगा? क्योंकि वो इसके आरओसी में शामिल नहीं होगा। तो इन तीनों केसेस में से कौन से केस में j ओमेगा जो लाइन है वो आरओसी के अंदर इंक्लूडेड है? कौन सी एग्जांपल? वन। वन। आंसर। ये जो इस केस में जो सिग्नल होगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। इस केस में सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में भी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, या वो कन्वर्ज नहीं। ओनली दिस इज द केस जिसमें सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी है और फोरियर ट्रांसफॉर्म भी है। तो ऑल यू नीड टू सी इज कि क्या जे ओमेगा एक्सिस जो लाइन है क्या ये आरओसी में शामिल है? अगर आरओसी में शामिल है तो इसका मतलब है कि इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होगा। Let's move on to property number 8. If the Laplace transform x of s of x of t is rational, then if x of t is right-sided, the region of convergence is the region in the S-plane to the right of the rightmost pole, to the right of the rightmost pole. Whereas if x of t is left-sided, the region of convergence is the region in the S-plane to the left of the leftmost pole, to the leftmost
So what is the main point in this particular property? First thing is कि Laplace transform जो है वो rational होना चाहिए. अगर ये rational हो और अब अगर x of t right sided होगा तो उसका ROC क्या होगा? It will always be a region in the S plane to the right of the rightmost pole, to the right of the right. और अगर Laplace transform rational है लेकिन जो signal है वो left sided है, इस किस्म का जो सिग्नल होगा उसके ROC के बारे में क्या कह रहे हैं? It is the region in the S plane to the left of the leftmost pole. तो अगर आप इस एग्जांपल को भी चेक करें, Laplace ट्रांसफॉर्म जो है आपके सामने है, ये रैशनल है. अब अगर सिग्नल जो है राइट साइडेड है, ये लिखा हुआ है कि x of t इज राइट, अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन हो तो अगर पोल जीरो प्लॉट मुझे पता है कि यहाँ पे है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या होगा? राइट साइडेड सिग्नल के लिए क्या है? टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल. इस केस में जो पोल्स हैं दो हैं, तो राइट मोस्ट पोल कौन सा हो गया? ये वाला हो गया. इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल. तो अगर आप देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ठीक है. और अब सेकंड केस अब देख लेते हैं. अगर तो ये रैशनल हो और अगर सिग्नल क्या हो? लेफ्ट साइडेड, तो फिर ROC क्या होगा? इट विल बी टू द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल. तो इस केस में हमारे पास जो पोल्स हैं दो हैं. लेफ्ट मोस्ट पोल कौन सा वाला है? -2 वाला है. एज अ रिजल्ट इस सिग्नल का ROC क्या है? इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल. राइट साइडेड सिग्नल के लिए टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? टू द लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल. दिस इज व्हाट property number 8 is telling us. Now coming to the next topic. So last lecture में हमने इंट्रोड्यूस किया था कि अगर मेरे पास एक सिग्नल टाइम डोमेन सिग्नल है x of t, उसको मैं उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करें तो मेरे पास जो फंक्शन आ जाएगा उसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ s. और मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होगी कि you need to integrate from -infinity to +infinity the given signal, और इसको हम एक्सपोनेंशियल सिग्नल e⁻−st के साथ मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करें. तो हमने फोकस किया था ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. इट मींस के हमें x of t गिवन है और x of t को यूज करके हम x of s फाइंड करना चाह रहे हैं. नाउ सम टाइम हमें x of s गिवन होगा और x of s से हम x of t फाइंड करना चाहेंगे. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दैट वी नीड टू यूज व्हाट इज नोन एज इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म. तो पहले हम जनरलाइज एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं कि इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनली आएगी उस एक्सप्रेशन को यूज करना आसान है हमारे लिए, और अगर नहीं है तो फिर कोई अल्टरनेट मेथड हो सकता है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का. सो लेट्स गो इनटू द डेरिवेशन. नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म x ऑफ s को हम इस तरह लिख सकते हैं कि s जो है इसका रियल पार्ट सिग्मा है और इमेजिनरी पार्ट. और हमने इसको रिलेट किया था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म को हमने कहा था कि एज इफ आप क्या कर रहे हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं. इसका इस सिग्नल को ले रहे हैं आप और इसके साथ फिर e⁻−σt मल्टीप्लाई. इन अदर वर्ड्स आप गिवन सिग्नल को फैक्टर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल. तो ये दिस इज काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियली वेटिंग ऑफ दिस सिग्नल. इस चीज को हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म कह रहे हैं. ठीक है. तो अगेन अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की रिलेशनशिप यूज करें तो इसको हम लिखेंगे -infinity to +infinity. ये हमारा गिवन सिग्नल हो जाएगा.
और इसको फिर हम e पावर माइनस j ओमेगा t डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज व्हाट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया किस सिग्नल का? इससे। इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फिर क्या होगा? इसके लिए हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। हम कहेंगे कि x ऑफ t e पावर माइनस सिग्मा t, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा कि हमने गिवन जो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया हुआ है उसका इनवर्स फॉर्म। और एंड वी ऑलरेडी नो कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो रिलेशनशिप है वो है 1/2 पाई, and then integration from minus infinity to plus infinity of this function, and then multiplied with e plus j omega t, and then integration with respect to omega. Now ये हमारे सिग्नल है जिसको हमने इस तरह एक्सप्रेस कर। बट आई एम इंटरेस्टेड, मैं x of t में इंटरेस्टेड। So what I can do is इस e पावर माइनस सिग्मा t को कैंसिल आउट करने के लिए मैं दोनों साइड पे e प्लस सिग्मा t मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप e प्लस सिग्मा t के साथ मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे भी आप e प्लस सिग्मा t के साथ मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या रह गया? x of t इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कैपिटल X फंक्शन ऑफ सिग्मा प्लस j ओमेगा। और यहाँ पे इसको और इसको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा e सिग्मा प्लस j ओमेगा डी हो जाएगा इनटू डी ओमेगा। नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि ये जो राइट साइड पे हमारे पास जो टर्म्स हैं दे आर फंक्शन ऑफ s। अगर आप इसको देखें यहाँ पे मैं इसको ये जो सिग्मा प्लस j ओमेगा है ये तो बेसिकली s के बराबर। तो ये जो फंक्शन है हमारा x है ये फंक्शन ऑफ s। तो इट्स बेटर कि हम इस वेरिएबल जो हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल है वो ओमेगा, इसको हम s में कन्वर्ट कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जब ऑफ कोर्स इसको मैं यहाँ कर जो आपने इफ यू रिमेंबर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को मैं दोबारा से इंट्रोड्यूस करता हूँ। जो हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात की थी कि ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको मैं x ऑफ अगर s कह रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ s की उन वैल्यूज के लिए वैलिड होगा जिनको हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कह रहे हैं। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को अगर आप देखें, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जितने भी हमने अब तक डिस्कस किए they all depend on the real part of s, they don't depend on omega। ठीक है। तीसरा, जब हम इसको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की अब बात करेंगे तो हम इसको सिग्मा को फिक्स कर दें। ठीक है, जिस s वैल्यू के लिए हम इसको वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो फिर तो ये फिक्स हो गया। तो इसका मतलब है कि ये फिक्स हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि मैं इसका अगर डेरिवेटिव लूंगा तो मैं लिखूंगा डी एस इक्वल टू जे डी ओमेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको डी ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ? आई कैन रिप्लेस दिस डी ओमेगा बाय डी एस बाय जे। ठीक हो? अब इस एक्सप्रेशन को मैं इन टर्म्स ऑफ एस लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई विल से एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1/2 पाई, इसको मैं एक्स ऑफ एस कह देता हूँ, इसको भी मैं ई टू पावर एस टी कह देता हूँ, यहाँ पे मैं डी एस कह देता हूँ, ये जे हम यहाँ पे ले आते हैं। अब हम देखें कि यहाँ इसकी इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी? दे विल बी विद रिस्पेक्ट टू एस। एस के केस में सिग्मा तो फिक्स होगा, अपर लिमिट के लिए भी सिग्मा फिक्स है जिसको मैं सिग्मा डिपेंडिंग अपॉन के मैंने सिग्मा की कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की हुई। ऑल आई नीड टू मेक श्योर कि जो मेरे सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है जो भी है, लेट्स से कि ये हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस,
आई नीड टू मेक श्योर कि ये जो सिग्मा की वैल्यू मैं लूँ वो इस रीजन के अंदर जो भी वैल्यू है, माई सिग्मा शुड बी एनी वैल्यू विद इन दिस। लेकिन जो इमेजिनरी वैल्यू होगी हमारे पास वो हम इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, माइनस जे इन्फिनिटी से लेकर प्लस जे इन्फिनिटी, so that we can cover all of this region starting from minus infinity to plus. Now ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने, मैं इसको सेम फॉन्ट में लिख लेता हूँ so that we have final expression. So sigma minus j infinity and sigma plus. This is the second expression जिसको हम inverse Laplace transform. तो अगर किसी सिग्नल का फोरियर लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड करना है, x ऑफ t हमें गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम उसको x ऑफ s में कन्वर्ट करें। अब अगर हमें किसी सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है और हम x ऑफ t निकालना चाहते हैं, सो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस, बट इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट कि हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, ठीक है, बिकॉज इसमें अगर आप देखें जो हमारा वेरिएबल है वो कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा फंक्शन x है ये s पे डिपेंड कर रहा है और x जो है वो एक कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है कि जो इंटीग्रेशन आपको नजर आ रही है इट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इट इज नॉट रियल इंटीग्रेशन, इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट। तो रादर देन कि हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके x ऑफ t निकालें, हम मेथड यूज करेंगे जो ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में, विच इज पार्शियल फ्रैक्शन। हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की मदद से गिवन लेप्लास ट्रांसफॉर्म से associated time domain signal find कर सकते हैं, and that will be more easy as compared to कि हम इस integration को use करें, ठीक है। We will solve some examples और वहाँ पे आपको clear हो जाएगा कि इसका क्या advantage है, partial fraction expansion से हम किस तरीके से Laplace transform से उसका corresponding time domain signal कैसे find करें। So example solve करने के बाद ये ज़्यादा clear हो जाएगा। Let's continue this discussion in the next session.